भारत की स्वतंत्रता की कहानी हम एक दूसरे को सुनाते हैं, कई बार अपने बच्चों को भी सुनाते हैं, लेकिन भारत के जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनकी लिस्ट बहुत लंबी है, जिसमें से गिने चुने जो लोग हैं उनके नाम हमें याद हैं या हमारे बच्चों को पता है। लेकिन इतिहास से जुड़ा रहना बहुत ज़रूरी है, खासकर न्यू जनरेशन का। और यंगस्टर तो अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के थ्रू जुड़े ही हुए हैं, तो अपने बच्चों को, अपने यंगस्टर जो युवा जनरेशन है उनको इतिहास से जुड़े रखने के लिए मैंने ये एक सीरीज शुरू की है, भारतीय स्वतंत्रता सेनानी यानी इंडियन फ्रीडम फाइटर की लाइफ की स्टोरी, ताकि उस स्टोरी को सुनने के बाद आप ना सिर्फ उनके नाम को जाने बल्कि उनकी पूरी कहानी ना सिर्फ आपको प्रेरणा दे, आपके बच्चों को प्रेरणा दे, बल्कि आप इतिहास से भी जुड़े रहें। हेलो माई करची से कलम तक फैमिली, मैं हूँ रचना और आज भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों की इस सीरीज के क्रम में आज के स्वतंत्रता सेनानी हैं अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जिनके बारे में आपने नाम तो ज़रूर सुना होगा, कुछ लोग जानते भी होंगे उन्हें, लेकिन पूरी उनकी जीवन की कहानी क्या है ये आज मैं आपको सुनाती हूँ। इस कहानी को पूरी सुनिएगा, हो सके तो अपने बच्चों से, अपने घर के जो युवा हैं उनसे इस कहानी को शेयर करिएगा और उनको भी इतिहास से जुड़े रखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं मौलाना अबुल कलाम की कहानी। अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। अबुल कलाम, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इनकी ज़िंदगी की कहानी इतनी उतार चढ़ाव वाली है कि आपको लगेगा कि आप किसी फिल्म की कहानी सुन रहे हैं, और कहानी सुनने के बाद आप इनसे इतने ज़्यादा प्रेरित हो जाएंगे कि अगर आप थोड़ा भी डीमोटिवेटेड होते हैं तो आपको इनकी कहानी एक नया रास्ता दिखाएगी। तो कौन थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, क्या थी इनकी खास कहानी? चलिए शुरू करते हैं। अबुल कलाम देश के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी में से एक थे। अपनी दूरदर्शिता, ज्ञान, प्रतिभा और कलम के जादूगर थे वो, और इससे वो सभी को प्रभावित कर देते थे। असल में इनका पूरा नाम था अबुल कलाम अहमद मुइजुद्दीन आज़ाद। उनका जन्म हुआ था 11 नवंबर 1888 को और जन्म हुआ था मक्का में। पिता का नाम मोहम्मद खैरुद्दीन और पिता जो थे वो अरबी भाषा के विद्वान थे। इनकी माँ मक्का के एक प्रसिद्ध विद्वान शेख मोहम्मद ज़हीर वत्री की पुत्री थी। माता पिता के टोटल 5 संतानों में एक अबुल कलाम थे जो सबसे छोटे थे। अब अबुल कलाम पर घर के वातावरण का प्रभाव तो पड़ ही रहा था। उनके बचपन का प्रारंभिक वर्ष मक्का में बीता। उनके पिता अपने एक शिष्य हाजी अब्दुल वाहिद की सलाह पर 1890 में कलकत्ता में आके बस गए। अबुल कलाम में नेतृत्व की क्षमता बचपन से ही लोगों को दिखने लगी। वो क्या करते थे, घर के सारे सामान को इकट्ठा कर लेते थे और उसे जनता बना देते थे और खुद भाषण देते थे, और इसका मजाक उनके दोस्त, भाई बहन सभी उड़ाते थे। फिर अबुल कलाम की शिक्षा शुरू हुई, जो कि घर से ही शुरू हुई, क्योंकि उनके माता का पिता का मानना था कि मदरसे में पुरानी शिक्षा दी जाती है। उनकी माँ ने उन्हें अरबी भाषा सिखाई और पिता ने उर्दू का ज्ञान कराया। इसलिए जब वो कलकत्ता आए तो दोनों भाषाओं में उनकी बड़ी अच्छी पकड़ बन चुकी थी। पिता ने उनकी शिक्षा के लिए अपने कुछ मित्रों को भी बुला लिया। उन दिनों दरसे निज़ामी के पूरे पाठ्यक्रम में अरबी और फारसी भाषा, दर्शन, तर्कशास्त्र, अंक गणित, भूगोल, इतिहास की शिक्षा दी जाती थी। ये पाठ्यक्रम पूरा करने में एक आम विद्यार्थी को 14 वर्ष लग जाते थे, जबकि एक अच्छा विद्यार्थी इसे 10 वर्ष में पूरा कर लेता था। लेकिन अबुल कलाम ने इस पाठ्यक्रम को मात्र 4 वर्ष में पूरा कर लिया। किंतु समय कोई भी पाठ्यक्रम तब तक पूरा नहीं माना जाता था जब तक विद्यार्थी ये ना साबित कर ले कि उसमें दूसरों को पढ़ाने की योग्यता आ गई है। तो शिक्षा संस्थान द्वारा आलिम का प्रमाण पत्र भी तभी दिया जाता था। अबुल कलाम ने 14 वर्ष की उम्र में ही अपनी योग्यता भी साबित कर दी। अब आप सोचिए कि उस समय के पाठ्यक्रम को, 14 वर्ष के पाठ्यक्रम को इतने कम समय में पूरी तरह से कर लेना कितनी बड़ी बात होती थी। यानी कि भगवान ने क्षमताएं सभी को दी हुई हैं, लेकिन उसका सही उपयोग करना बहुत ज़रूरी है। ये हमें पहली सीख मिलती है। अबुल कलाम में अपने पूर्वजों की तरह साहित्यिक गुण भी थे। बचपन से ही अरबी फारसी को उनको पढ़ने का शौक़ था। पत्र पत्रिकाएं पढ़ते रहते थे, विश्व की घटनाओं की जानकारी रखते थे, और ओवरऑल वो एक मेधावी बालक थे। और किशोरावस्था में ही वो पत्रिकाओं में अपने लेख भी भेजते थे। तो 14 वर्ष की अवस्था में 1902 में अबुल कलाम ने कलकत्ता से लिसानस सिद्दक यानी कि सत्य की आवाज़ नाम की एक पत्रिका प्रकाशन किया। इस आलोचनात्मक साहित्यिक पत्रिका ने बड़े बड़े लोगों को प्रभावित किया। कलाम इसमें लेख लिखा करते थे और पुस्तकों की समीक्षा भी करते थे। उन्हीं दिनों उर्दू की एक प्रसिद्ध लेखक और कवि अल्ताफ हुसैन हाली ने सर सैयद अहमद खां को जीवनी लिखी। अबुल कलाम ने अपनी पत्रिका में इसकी आलोचना कर दी। उससे उर्दू जगत में तहलका मच गया, पर अबुल कलाम से मिलकर उनके विचार बांटने कोई नहीं आया। अबुल कलाम 14 वर्ष की उम्र में खूबसूरती से शायरी भी करने लगे और नेरंगे आलम नाम की एक पत्रिका में उसका
प्रकाशन किया। अबुल कलाम अब मुशायरों में भाग लेने लगे। मशहूर शायर गालिब के शिष्य नादिर खान ने एक मुशायरे में उनकी शायरी सुनी तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि इतना छोटा सा बच्चा इतनी अच्छी शायरी कर सकता है। तब नादिर खान ने पूछा, तुम वही हो जो उस दिन महफिल में शायरी कर रहे थे? वो तो तुम्हारी शायरी नहीं थी। अबुल कलाम ने जिस शायराना अंदाज में उत्तर दिया उसे सुन के नादिर खान सुभान अल्लाह कह उठे और उन्होंने तत्काल अबुल कलाम को आज़ाद का उपनाम दिया। यानी कि अबुल कलाम के नाम के आगे आज़ाद किसने लगाया? एक शायर ने लगाया। अब ये उपनाम उनके नाम के साथ इतनी अच्छी तरह से जुड़ गया कि इतिहास में उनका यही नाम अमर हो गया, मौलाना आज़ाद। अबुल कलाम का व्यक्तित्व पहली नज़र में ही लोगों को प्रभावित कर लेता था। इसका कारण था कि उनको विभिन्न भाषाओं का ज्ञान था, विद्वान थे और सबसे बातचीत बहुत अच्छा से करते थे। 1904 में लाहौर की साहित्यिक सांस्कृतिक पत्रिका अंजुमाने हिमायत इस्लाम ने अपना वार्षिक जलसा आयोजित किया और अन्य विद्वानों के अलावा लिसानुस सिदक के संपादक अबुल कलाम को भी आमंत्रित किया। तब तक लोग उन्हें पहचानते नहीं थे। उनकी कल्पना में अबुल कलाम कोई बुजुर्ग सा विद्वान होगा। जब अबुल कलाम स्टेज पर आए, मंच पर आए, तो लोगों ने सोचा कि शायद ये अबुल कलाम के बेटे होंगे। पर जैसे ही लोगों को पता चला कि यही अबुल कलाम है तो लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। लेकिन जब उन्होंने अपनी ज्ञान भरी बातें शुरू की तो पूरे साहित्य जगत में तहलका मच गया। कई साहित्यिक पत्रिकाओं में अबुल कलाम के लेख छपना शुरू हो गए। 1905 से 1907 के दौरान वो इराक, सीरिया, मिस्र की यात्रा पर रहे और भारत लौट के आते उन्होंने क्रांतिकारियों से संपर्क शुरू कर दिया। धीरे धीरे उन्हें ये पता चलने लगा कि अंग्रेज जो है वो भारत में हिंदू मुसलमान में फूट डालो शासन करो की नीति अपना रहे हैं और वो इससे सहमत नहीं थे। वो मुसलमान और देश के कांग्रेस की मुख्य धारा में रहना चाहते थे। हिंदू और मुसलमानों में राष्ट्रीयता की भावना जगाने के उद्देश्य से 1 जून 1912 को कलकत्ता में अल हिलाल नाम का साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन उन्होंने शुरू कर दिया। राष्ट्रवादी विचारधारा की ये पत्रिका बहुत लोकप्रिय हुई। इस पत्रिका के माध्यम से वो देश में सांप्रदायिकता के विरुद्ध जिहाद छेड़ना चाहते थे। इससे हमें ये क्या सीख मिलती है कि जो शिक्षित लोग होते हैं वो धर्म जाति से ऊपर उठ करके सोचते हैं और कोई धर्म कोई जाति अलग नहीं होता। इसीलिए शिक्षा हमें एक बेहतर इंसान बनाती है। अब आगे देखते हैं। इस बीच अंग्रेजों की स्वार्थ भरी नीतियों ने अपना असर दिखाया और 1913 में अयोध्या में दंगे भड़क गए। यहाँ तक कि मौलाना कलाम ने इसकी निंदा की और उनके मित्र भी इसके खिलाफ हो गए। बाद में उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने अबुल कलाम से माफ़ी मांगी। अल हिलाल के माध्यम से अबुल कलाम ने मुसलमानों में जागृति पैदा कर दी, किंतु उसमें छपे लेख अंग्रेजों के लिए खतरे के संकेत थे। अपनी प्रसिद्धि और क्रांतिकारी विचारों के कारण अल हिलाल और अबुल कलाम दोनों अंग्रेजों की नज़रों से चुभने लगे। फलतः दोनों को अंग्रेजों का कोपभाजन बनना पड़ा और अल हिलाल से 2000 रुपये की जमानत मांगी गई। जमानत ना देने पे अल हिलाल को बंद कर दिया गया और भारतीय सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत अबुल कलाम को जेल भेज दिया गया। यानी कि अबुल कलाम जो फ्रीडम फाइटर थे वो जेल पहुंच गए। किसी भी सफल इंसान की संघर्ष की अपनी एक कहानी होती है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि किसी भी इंसान का नाम जो है वो अचानक से बन गया। उन्होंने भी वही संघर्ष देखा हुआ रहता है। जैसे कि इसमें अबुल कलाम ने उन सारे संघर्षों को देखा, झेला और उससे भी उन्होंने रास्ता निकाला। उन्हें जेल में किताबें पढ़ने की छूट दी गई। जेल जीवन के दौरान ही उन्होंने संस्मरणों में आधारित पुस्तक तज़किरा लिखी। जेल में उन्होंने कुरान शरीफ का टीका सहित उर्दू अनुवाद भी शुरू किया और 1919 में उन्हें रिहा कर दिया गया। रिहा होने के बाद अबुल कलाम के जीवन में 2 मुख्य उद्देश्य रह गए: भारत को स्वतंत्र करने में योगदान देना और हिंदू मुस्लिम की एकता को बनाए रखना। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए उन्होंने खिलाफत आंदोलन के समय राजनीति में अपने कदम रख लिए और बाद में वो अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष भी बन गए। उन्हीं दिनों गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया। गांधी जी से उनकी मुलाकात 18 जनवरी 1920 को दिल्ली में हुई। छोटी आयु के होने के बावजूद वे गांधी जी के लिए एक साहसी योद्धा थे। मेरठ में होने वाले खिलाफत आंदोलन के सम्मेलन में वो गांधी जी के साथ मेरठ चले गए। फरवरी में खिलाफत आंदोलन के दूसरे सम्मेलन की अध्यक्षता अबुल कलाम को सौंपी गई। खिलाफत आंदोलन के दौरान पूरी तरह से राजनीति में सक्रिय होकर लोकप्रिय नेता बन गए। उनकी लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि लाहौर में जो खिलाफत आंदोलन के विशेष सम्मेलन में मुसलमानों ने अबुल कलाम को इमाम बनने की मांग कर डाली। उनके लिए बहुत बड़ा सम्मान था। सन 1921 में अबुल कलाम को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया और अलीपुर जेल में डाल दिया गया। 1923 में वो जेल से छूटे तो खिलाफत के लोगों द्वारा इमाम बनने की लिए उन पर पुनः दबाव डाला गया, लेकिन उन्होंने इसको इनकार कर दिया और देश सेवा में लग गए। जब प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आने का कार्यक्रम बना तो कांग्रेस ने उसका बहिष्कार करने का फैसला किया। इसके लिए प्रत्येक प्रांत में स्वयंसेवक तैनात किए जाने लगे। अबुल कलाम और चित्तरंजन दास को यह दायित्व सौंपा गया कि वे बंगाल के लोगों को देश के प्रति जागरूकता पैदा करें, लेकिन सरकार ने अधिसूचना जारी कर स्वयंसेवी संस्थाओं को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया।
कलकत्ता में अबुल कलाम को कई अन्य नेताओं के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें 1 वर्ष की सज़ा दी गई। जेल जाने के पूर्व उन्होंने जो भाषण दिया उससे गांधी जी सहित सभी नेता बहुत प्रभावित हुए। सितंबर 1923 में अबुल कलाम को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। 15 सितंबर 1923 को उनकी अध्यक्षता में दिल्ली में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन आयोजित हुआ। अंग्रेजों के विरुद्ध लगभग प्रत्येक आंदोलन प्रदर्शन में वो आगे रहे। 1927 में साइमन कमीशन के भारत आने की योजना बनी तो देश भर में विरोध प्रदर्शन में वो दायित्व संभाल लिए। 1935-36 में देश में चुनाव हुए तो कांग्रेस ने भी भाग लिया। चुनाव के विश्लेषण के लिए कांग्रेस ने संसदीय समिति का गठन किया और अबुल कलाम को एक सदस्य के रूप में शामिल किया गया और बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल, सिंध संसदीय मामलों की देखरेख इनको सौंप दी गई। फिर 1937 में 3 सदस्यीय उप समिति का गठन हुआ जिसमें अबुल कलाम, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल शामिल थे और हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत करने का प्रयास किया। फिर कांग्रेस की 53वें अधिवेशन की अध्यक्षता अबुल कलाम को सौंपी गई। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होते ही देश में नेताओं को गिरफ्तार किया जाने लगा और अबुल कलाम को अहमदनगर किले में नज़रबंद कर दिया गया। जब अबुल कलाम जेल में थे तभी पहले उनकी पत्नी और बाद में उनकी बहन का देहांत हो गया। तब यदि वो चाहते तो माफ़ी मांगकर या पेरोल पे जेल से बाहर आ जाते, पर उन्हें उनके आत्मसम्मान के खिलाफ लगा। 1945 में शिमला में गोलमेज सम्मेलन हुआ, तब अबुल कलाम रिहा हो चुके थे। इसके बाद 1946 में इंग्लैंड से आए कैबिनेट मिशन ने भारतीय नेताओं से पुनः बातचीत की। इसमें अबुल कलाम ने कांग्रेस का पूर्ण स्वराज का विचार प्रस्तुत किया। मुस्लिम लीग की मांग पर 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान के रूप में भारत का विभाजन हो गया और उसके साथ ही देश में हिंदू मुस्लिम दंगे हो गए। ये देखकर कलाम बहुत दुखी हुए और हिंदू मुस्लिम एकता का उनका सपना टूट गया। स्वतंत्र भारत के नेहरू मंत्रिमंडल में अबुल कलाम को शिक्षा मंत्री बनाया गया और शैक्षिक और सांस्कृतिक विकास में इन्हें बहुत योगदान दिया। शिक्षा की नींव बहुत मजबूत रखी। इसके बाद अबुल कलाम के प्रयास से देश में वैज्ञानिक तकनीकी विषय की शब्दावली, हिंदी में विकास, सब कुछ हुआ। संगीत, नाटक अकादमी, ललित कला अकादमी, साहित्य अकादमी, सारी चीज़ें बनाई गई। 1951, 52, 55 में अबुल कलाम संसद में कांग्रेस पार्टी के उप नेता रहे और धर्मनिरपेक्षता के कारण वो सभी नेताओं के लिए सम्माननीय रहे। स्वतंत्रता से पहले 1923 से 1940-46 तक उन्होंने 8 वर्ष तक कांग्रेस के अध्यक्ष पद को सुशोभित किया और कांग्रेस एक कीर्तिमान स्थापित किया। शिक्षा मंत्री के रूप में अबुल कलाम ने 10 वर्ष तक कार्य किया। इस दौरान उन्होंने ईरान, तुर्की, इंग्लैंड, फ्रांस की यात्राएं की और उन्होंने आज़ादी की कहानी नामक अपनी आत्मकथा लिखी। इनके अलावा तज़किरा, तर्जुमालिन कुरान, गुब्बारे खातिर, कौले फैसल, दास्ताने करबला, इंसानियत, मौत के दरवाजे पर, मज़ामिले अल हिलाल तथा खुल्न बाने आज़ाद नामक पुस्तक भी लिखी। लंबे समय तक देश की सेवा करने वाले अबुल कलाम का 22 फरवरी 1958 को देहांत हो गया। सन 1992 में देश की आज़ादी में सक्रिय योगदान करने और सांप्रदायिकता की एकता को मजबूत करने के लिए उन्हें मरणोपरांत भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न दिया गया। अब इस कहानी से आपने क्या सीख ली? चाहे आप बच्चे हैं, चाहे आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आपको इस कहानी से सबसे बड़ी सीख ये लेनी चाहिए कि उम्र जो होती है वो शिक्षा के मापदंड नहीं होती, बल्कि आप किसी भी उम्र में किसी भी तरह की शिक्षा ले सकते हैं। दूसरा, हर किसी के संघर्ष की अपनी कहानी होती है। संघर्षों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि संघर्षों में रास्ता निकालना चाहिए। तीसरा, शिक्षा लेने के बाद उसका सही तरह से इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि शिक्षा इंसान को एक बेहतर इंसान बनाती है और शिक्षा इंसान को सिखाती है कि कोई धर्म, कोई जाति अलग नहीं है और हमेशा देश सेवा के लिए कार्य करना चाहिए, बड़ों की सेवा के लिए कार्य करना चाहिए और कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। तो इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली, ये मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा। और भी स्वतंत्रता सेनानियों की कहानी देखनी होगी तो चैनल के प्लेलिस्ट को ज़रूर विजिट करिएगा। उसमें ढेर सारे स्वतंत्रता सेनानियों की ऐसी जीवन गाथाएँ आपको मिल जाएंगी। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की ये कहानी अपने घर के बच्चों को ज़रूर सुनाइएगा। और अगर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तब तो आप इसे ज़रूर याद कर लीजिए, क्योंकि इससे से कम 10 से 15 सवाल पूछे जा चुके हैं जो कि आपके आने वाले दिनों में किसी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा।